Hi everyone. So we are back with the video 2 of nationalism in India, civil disobedience movement. So हमने फर्स्ट पार्ट में 9 वीडियोस कवर अप 9 पार्ट्स कवर अप कर लिए थे। तो आज हमारा जो क्या कहते हैं 10th पार्ट है वो आज हम कवर करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। उससे पहले मैं आपको एक रिकैप दे देती हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि कैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में विमेन का पार्टिसिपेशन रहा है। ओके, इंडस्ट्रियल क्लास का पार्टिसिपेशन, वर्किंग क्लास का पार्टिसिपेशन, बिजनेस क्लास का पार्टिसिपेशन, पुअर पीजेंट्स की क्या पार्टिसिपेशन था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, रिच पीजेंट्स का क्या पार्टिसिपेशन था। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कैसे पहले लॉन्च हुआ, फिर उसके बाद कॉल ऑफ कर दिया गया, फिर उसके बाद रिज्यूम करा गया। तो ये सब हमने पढ़ा। हमने ये भी पढ़ा कि कौन कौन से फैक्टर थे जिनकी वजह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ। हमने थोड़ा सा सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में पढ़ा और गांधी इरविन पैक्ट के बारे में पढ़ा। ठीक है, सो आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में अपना 10th पार्ट कवर करने जा रहे हैं, विच इज द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की क्या लिमिट्स थी, क्या क्या लिमिटेशंस थे, वो हम आज इस वीडियो में कवर अप करेंगे। जिसमें से पहला जो मेजर फैक्टर था वो था दलित का नॉन पार्टिसिपेशन। बेसिकली दलित्स ने और जो मुस्लिम्स थे उन दोनों ने ही जो है पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो क्योंकि पॉलिटिकली जो है हमारा क्या था, पॉलिटिकली हम जो दलित्स थे और जो मुस्लिम्स थे अपने आप को इंडिया का पार्ट नहीं मान पा रहे थे। ठीक है, तो आज हम यही थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे और थोड़ा एक्सप्लेनेटरी वे में देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट, by 1930s the nation's untouchables began to call themselves oppressed और दलित। तो 1930s तक आते आते जो नेशंस के अनटचेबल्स थे वो अपने आप को ऑप्रेस्ड और दलित कहने शुरू हो गए। ठीक है, कांग्रेस ने दलित को इग्नोर करा था क्योंकि उनको ये डर था कि जो सनातनीज है, हाई कंजर्वेटिव कास्ट हिंदूज, वो जो है उनको इग्नोर कर देंगे। कांग्रेस को उनका सपोर्ट नहीं मिलेगा, इसलिए कांग्रेस ने कभी दलित के लिए सवाल कभी सपोर्ट करा ही नहीं, कभी आवाज़ नहीं उठाई। लेकिन 1930s तक आते आते इंडियन जो नेशंस के अनटचेबल्स थे वो अपने आप को ऑप्रेस्ड बोलने लग गए, दलित बोलने लग गए। ठीक है, और महात्मा गांधी जी ये बिलीव करते थे हमारा जो जब तक स्वराज नहीं आएगा, जब तक अनटचेबिलिटी को आप एलिमिनेट नहीं करते। तो महात्मा गांधी को भी लगता था कि अनटचेबिलिटी इज नॉट द राइट थिंग। तो उन्होंने क्या किया, एक सोसाइटी में थोड़ा डिफरेंस लाने के लिए उन्होंने अनटचेबल्स को हरिजन के नाम से बुलाना शुरू करा। उन्होंने टर्म दी हरिजन्स, जिनको कहते हैं चिल्ड्रन ऑफ गॉड्स। ठीक है, उन्होंने ऑर्गेनाइज करा सत्याग्रह ताकि हरिजन्स को एंट्री मिल सके टेम्पल्स में, पब्लिक वेल्स को एक्सेस कर पाए, टैंक्स को एक्सेस कर पाए, रोड्स और स्कूल को एक्सेस कर पाए। ठीक है, ही हिमसेल्फ क्लीन टॉयलेट्स, उन्होंने टॉयलेट्स भी खुद क्लीन करे टू डिग्निफाई द वर्क ऑफ भगी द स्वीपर। जो स्वीपर्स थे वो क्या करते थे, क्लीन करते थे काम। ठीक है, मतलब टॉयलेट साफ करना, रोड साफ करना, तो उनके वर्क को डिग्निफाई करने के लिए, ताकि उनका भी सोसाइटी में उस वर्क को भी रिस्पेक्ट मिले, उसके लिए उन्होंने खुद टॉयलेट्स क्लीन किए। ठीक है, और उन्होंने अपर हिंदू कास्ट को परसुएड किया कि आप अपना हार्ट चेंज करिए एंड गिव अप द सिन ऑफ अनटचेबिलिटी, और इस अनटचेबिलिटी के सिन को छोड़ दीजिए, दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग। एंड बट दलित्स जो थे वो कुछ पॉलिटिकल सोल्यूशन अलग ही चाहते थे। गांधी जी मानते थे कि हाँ, दलित का होना बहुत ज़रूरी है। अगर दलित की कंडीशंस ठीक नहीं होगी तो हमारा देश कभी भी इम्प्रूव नहीं हो पाएगा, हमारा कभी स्वराज आ ही नहीं पाएगा। लेकिन दलित का एक अलग ही पॉलिटिकल व्यू था, हम उसको पढ़ते हैं। क्या व्यू था, लेट्स स्टडी। तो इसमें हम पूना पैक्ट के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है,
दलित ने क्या करा दलित्स ने, उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया डिमांडिंग रिजर्व्ड सीट्स in educational institution and a separate electorate that would choose Dalit member for legislative councils. उन्होंने कहा कि हमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्व सीट दो और सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए जिसमें दलित मेंबर्स जो है अपने ही दलित रिप्रेजेंटेटिव को चूज करेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए, ठीक है। उनको ऐसा लगता था कि दे बिलीव दैट पॉलिटिकल एम्पावरमेंट वुड रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ देयर सोशल डिसेबिलिटीज। उनको ये लगता था कि जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, अगर हम एम्पावर हो जाएंगे पॉलिटिकली, अगर हमारे देश में पावर होगी, सत्ता में पावर होगी, तो उनकी जो सोशल डिसेबिलिटीज है, उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनकी सोशल डिसेबिलिटीज को लेके, कि उनको एजुकेशन में नहीं दिया गया, उनको इक्वल एक्सेस नहीं दिया गया, ठीक है, हॉस्पिटैलिटी अच्छी नहीं थी, उनको बहुत गंदी तरह ट्रीट किया जाता था, उसके लिए उन सबकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जो दलित का पार्टिसिपेशन नहीं था, एक्सेप्ट इन महाराष्ट्र और नागपुर रीजन। आपको पता है जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे वो महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे, तो दलित का पार्टिसिपेशन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कहाँ से हुआ, फिर महाराष्ट्र और नागपुर रीजन में हुआ, ठीक है। Dr. B.R. Ambedkar, who organized the Dalit into depressed class association in 1930, clashed with Mahatma Gandhi at second round table conference by demanding separated electorates for Dalit. तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जिन्होंने दलित्स को कौन सी पॉलिटिकल बॉडी में, कौन सी एसोसिएशन में ऑर्गेनाइज किया, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन में 1930 में, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे और उनका क्लैश होता है महात्मा गांधी जी के साथ, ठीक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने डिमांड रखी थी कि हमें दलित्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। अब ब्रिटिशर्स को पता था कि हमारा इंडिया बहुत अच्छा यूनिटी में नहीं है, वी वर नेवर अ यूनिफाइड कंट्री फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, ओके। तो बहुत सारे डिफरेंसेस थे और ये ब्रिटिशर्स हमारी वीकनेस जानते थे। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, गांधी अंबेडकर की डिमांड को मान लिया, कंसीड कर दिया, कंसीड मतलब एग्री करना, ठीक है। एंड गांधी जी ने क्या करा, क्योंकि गांधी जी ये मानते थे कि जब तक हम इंडिया को एक एज अ यूनिफाइड कंट्री नहीं दिखाएंगे, क्योंकि यूनिटी में ही पावर, स्ट्रेंथ विच लाइज इन, गांधी जी को लगता था अगर हम कैसे आजाद के लिए। जब उन्होंने देखा कि ब्रिटिशर्स ने अम्बेडकर की डिमांड है, तो गांधी जी ने क्या करा, मैं तो फास्टिंग करूंगा अनटू, बेचारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर गांधी जी को में थोड़ी ना थे, तो उन्होंने क्या करा, तो उन्होंने गांधी जी की डिमांड को मान लिया और इससे क्या हुआ, पूना पैक्ट ऑफ 1932 हुआ, सितंबर 1932। तो देखो गांधी जी क्या बिलीव करते थे कि अगर दलित को सेपरेट इलेक्टोरेट मिल जाएगा, इससे जो उनका इंटीग्रेशन का जो अचीवमेंट है, इंटीग्रेशन का मोटिव, सोसाइटी को इंटीग्रेट करके रखना है, वो स्लो डाउन हो जाएगा, क्योंकि हमारी सोसाइटी में वैसे ही पहले से बहुत सारे लूप होल्स है, मुस्लिम्स और हिंदूज के क्लैशेस, दलित और अपर क्लास के क्लैशेस, वेमेन एंड मेन के क्लैशेस, तो हमारी सोसाइटी बहुत अच्छी परफेक्ट नहीं थी, ठीक है। तो ये महात्मा गांधी जानते थे। तो Ambedkar ultimately accepted Gandhiji's demand and the same resulted into Pune Pact of September 1932, ठीक है। Pune Pact क्या था, Pune Pact gave depressed classes reserved seats in provincial and central legislative council, but they were to be voted in general electorate। क्या था कि रिजर्व सीट्स किनको दे दी गई थी, दलित्स को दे दी गई थी प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, लेकिन उनको कहा था कि आप जनरल इलेक्टोरेट से लड़ेंगे, मतलब कि जो आपके लिए वोट करेंगे लोग वो सिर्फ दलित नहीं होंगे, वो पूरी जनता होगी, पूरे इंडियंस ही होंगे, ठीक है। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब है कि दलित ही दलित को चुनेंगे, ठीक है, लेकिन जनरल इलेक्टोरेट का मतलब है कि खड़े उधर दलित ही होंगे, लेकिन उनको जनता कौन चुनेगी, जनरल लोग चुनेंगे, जनरल पीपल इलेक्ट करेंगे, ठीक है। But Dalit movement, however, it stayed apprehensive of Congress-led nationalist movement। लेकिन तभी भी दलित मूवमेंट कांग्रेस मूवमेंट को बहुत ज़्यादा एप्रीहेंसिव थे, इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पा रहा था, इतना ज़्यादा बिलीव नहीं कर पा रहा था उन पे, ठीक है। तो पूना पैक्ट समझ आ गया।
पूना पैक्ट कब हुआ? जब गांधी जी और अंबेडकर जी, उन दोनों का क्लैश हुआ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। और गांधी जी ने कहा कि अगर सेपरेट इलेक्टोरेट की बात माननी जाए तो गांधी जी जो है फास्ट करेंगे अनटू डेथ तक। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने गांधी जी की बात मान ली और उससे पूना पैक्ट होता है। और उस पूना पैक्ट में ये कहा जाता है कि प्रोविंशनल और जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में रिजर्व सीट होगी, जिसमें दलित फाइट करेंगे, जिसमें हरिजन फाइट करेंगे इलेक्शंस में। और लेकिन उनका जो वोट कौन करेंगे? जनरल इलेक्टोरेट पे किया जाएगा, मतलब जनरल पीपल वोट करेंगे। और हाउएवर जो दलित मूवमेंट जो था ऑल ओवर द वर्ल्ड, इतना कांग्रेस मूवमेंट को लेके, कांग्रेस स्टेट नेशनलिस्ट मूवमेंट को लेके इतना ज़्यादा वो नहीं था, सपोर्टिव नहीं था। अब हम बात करते हैं ऐसे ही दूसरे सेक्शन की, मुस्लिम्स। पॉलिटिकली भी मुस्लिम्स की अपनी ऑर्गेनाइजेशन थी, मुस्लिम लीग। ठीक है, अब देखो, हमने पढ़ा था कि गांधी जी ने क्या करा था कि नेशन वाइड सपोर्ट पाने के लिए, एक यूनिफाइड सपोर्ट पाने के लिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को खिलाफत इशू के साथ जो है मर्ज करा था, ताकि मुस्लिम्स भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को में पार्टिसिपेट करें। लेकिन जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को एकदम से विड्रॉ कर दिया गया ड्यू टू द चौरी चौरा इंसिडेंट, बहुत सारे जो मुस्लिम्स थे दे स्टार्टेड फेल्ट एलिएनेटेड अगेन फ्रॉम कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस वाज not a multi-party, like it was a party usually led by Hindu people only. ठीक है, तो मुस्लिम्स हो गए, दलित्स हो गए, और बेसिकली हाई कास्ट हिंदू पीपल। ओके, तो मुस्लिम्स हो गए, दलित्स हो गए, उस टाइम पे जो है कांग्रेस के साथ इतना उनका नहीं मिलता था। ठीक है, from the mid 1920s, Congress came to be more visibly associated with openly Hindu religious nationalist groups like Hindu Mahasabha. तो 1920s की मिड तक आते आते देखा गया कि कांग्रेस जो है अपने आप को ज़्यादा एसोसिएट कर पा रही है हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप की तरह, लाइक हिंदू महासभा। सो हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस जो बनी हुई थी उनके साथ ज़्यादा एसोसिएटिव थी, ज़्यादा उनको सपोर्ट मिलता था। ठीक है, तो जैसे जैसे आगे आता रहा हिंदू और मुस्लिम्स का जो रिलेशन है वर्सन होते रहे। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा कम्युनल क्लैशेस चलते रहते थे। ठीक है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इवन एफर्ट्स भी करे कि हम अपने अलायंस को फिर से रीनेगोशिएट करेंगे। ठीक है, एंड देयर वर डिफरेंसेस इन रिप्रेजेंटेशन इन द फ्यूचर असेंबली दैट वर टू बी इलेक्टेड, कि मतलब फ्यूचर असेंबलीज में कौन कौन इलेक्ट करेगा, उसमें रिप्रेजेंटेशन में डिफरेंसेस थे। ठीक है, कि कौन खड़ा होगा, मुस्लिम खड़ा होगा, हिंदू खड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कांग्रेस में भी सपोज कोई ऐसे पर्सन है जो कि एक मुस्लिम है, ठीक है, और एक हिंदू है, तो और अगर एक पर्टिकुलर इलेक्टोरेट में उनको खड़ा करना है तो कौन खड़ा होगा? ठीक है, वहां पर भी क्लैशेस आ जाते थे। ठीक है, तो कहते हैं नहीं, मुस्लिम, इट्स नेवर अबाउट मुस्लिम, इट्स लाइक द पर्सन। यूजुअली हिंदू मेजोरिटी पे आता था। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना जो कि मुस्लिम लीग के वन ऑफ द लीडर्स थे, he was willing to give up the demand for separate electorate if Muslims were assured reserved seat in the Central Assembly and representation in proportion to population in Muslim dominated provinces like Bengal and Punjab. तो मोहम्मद अली जिन्ना मान गए थे कि हाँ भाई कोई ना, हम सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं डिमांड करेंगे जैसे दलित्स ने करा था। ठीक है, लेकिन मुस्लिम्स का ये कहना था कि अगर आप हमें एश्योर्ड रिजर्व सीट दे सकते हैं सेंट्रल असेंबली में, वो भी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे अगर देखा जाए बंगाल और पंजाब में मुस्लिम्स की बहुत अच्छी पॉपुलेशन थी, तो उसके अकॉर्डिंग उनका बहुत अच्छा रिजर्व्ड कोटा होगा, राइट। तो उसमें वो चाहते थे कि एटलीस्ट प्रपोर्शन, पॉपुलेशन की प्रपोर्शन के हिसाब से आप हमें रिजर्व्ड सीट्स दीजिए सेंट्रल असेंबली में। ऐसा होगा तो हम क्यों नहीं सेपरेट इलेक्टोरेट की बात नहीं करेंगे। ठीक है, अब बहुत लंबे टाइम तक नेगोशिएशन चलती रही, लेकिन फिर आपकी जो है एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होती है 1928 में, जब एम.आर. जायकर जो कि हिंदू महासभा के थे, वो कह देते हैं नहीं, हम तो ये कॉम्प्रोमाइज करने ही नहीं वाले, हम आपको सेंट्रल असेंबली में देंगे ही नहीं रिजर्व सीट्स। ठीक है, तो मना कर देते हैं। ठीक है, कि ऐसा नहीं होगा कुछ। तो उस टाइम भी मुस्लिम्स और कांग्रेस के बीच में, अगेन मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में बहुत बड़ा एक वो आ जाता है, गैप आ जाता है। ठीक है, तो जब सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट हुआ तो देयर वाज अ सस्पिशन अमंग मुस्लिम्स। तो मुस्लिम वाज सस्पिशियस कि ना कांग्रेस हमारी बात मान रही है, नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट के बाद भी कोई ऐसा सपोर्ट नहीं है, कांग्रेस ज़्यादा अपने आप को हिंदू रिलीजियस ग्रुप्स के साथ एसोसिएट कर रही है।
तो उनको लगता था कि ऐसा मतलब हम क्यों पार्टिसिपेट करें जब हमारा कोई बात ही नहीं रख रहा है, ठीक है। एलिनेटेड फ्रॉम कांग्रेस, लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम्स कुड नॉट रिस्पॉन्ड टू कॉल फॉर अ यूनाइटेड स्ट्रगल, क्योंकि कांग्रेस से अपने आप को रिलेट ही नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो और बहुत सारे मुस्लिम्स को लगता था कि अगर हमने सपोर्ट करा तो, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी हिंदू मेजॉरिटी एक कंट्री है, तो अगर हम सपोर्ट करेंगे इस स्वराज के कंसेप्ट को भी, तो उनका जो कल्चर और आइडेंटिटी जो है माइनॉरिटीज की वो सबमर्ज हो जाएगी। ऑफ कोर्स अगर इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाता और हिंदू डोमिनेटेड पीपल होंगे तो मुस्लिम्स को ये डर था कि वो कल्चर और आइडेंटिटी को लूज कर देंगे, माइनॉरिटीज को ये डर होता है। और वैसे भी हिंदू मुस्लिम्स में कोई अच्छा पहले से रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मुस्लिम्स ने भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब हम एक थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़ेंगे। ये हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट खत्म हो चुका है, ठीक है। लेकिन तो हमने पढ़ा कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्यों हुआ, एक बार मैं आपको वो दे देती हूँ ओवरव्यू, ठीक है। फिर उसके बाद हम रेवोल्यूशनरी मूवमेंट के बारे में थोड़ा सा देखेंगे और एक टाइमलाइन हम एक ओवरव्यू लेंगे, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद क्या सिनारियो था इंडिया में, वायलेंस हुआ था, पता है। और क्या कंडीशन थी, कांग्रेस पार्टिसिपेट करना चाहती थी प्रोविंशियल इलेक्शंस में, लेकिन कांग्रेस में भी सब नहीं पार्टिसिपेट करना चाहते थे। देयर वाज अ डिवाइड बिटवीन कांग्रेस, और स्वराज पार्टी बनाई थी मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने, ये हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़े कौन कौन से फैक्टर्स थे जिससे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ। पहला वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन था, और दूसरा फॉर्मेशन ऑफ साइमन कमीशन। तीसरा ये था कि साइमन कमीशन को कैसे इंडियंस ने रिस्पॉन्ड किया, ये पढ़ा हमने। हमने फोर्थ ये पढ़ा कि कैसे पूर्ण स्वराज की डिमांड रखी गई, कौन से सेशन में रखी गई, और 26 जनवरी का क्या रेलेवेंस है, ये पढ़ा हमने इसमें। फिफ्थ में हमने पढ़ा कि सॉल्ट मार्च कैसे शुरू हुई, ठीक है। क्या 11 डिमांड्स थी, मतलब 11 डिमांड्स रखी गई थी, हमने सारी 11 डिमांड्स नहीं देखी, जिसमें से एक प्रोमिनेंट डिमांड थी सॉल्ट टैक्स को अबोलिश करना। फिर हमने पढ़ा कि दांडी मार्च खत्म की गई। फिर जैसे ही दांडी मार्च खत्म हुई वैसे ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। विद द ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट लॉ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कमेंस्ड, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या था, कैसे करा, क्या उसमें क्या क्या चीज़ें हुई, बॉयकॉट क्या करा, पिकेटेड करा, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का कॉल ऑफ कर दिया गया था, क्यों करा गया था। फिर हमने पढ़ा कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, गांधी जी गए लंदन लेकिन डिसअपॉइंट होके आए। फिर उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रिज्यूम कर लिया, ये पढ़ा हमने। फिर हमने देखा कि मूवमेंट में किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट करा और उनका क्या पर्सपेक्टिव था मूवमेंट को लेके, वो क्यों पार्टिसिपेट कर रहे थे। रिच पीजेंट्स ने क्यों पार्टिसिपेट किया, पुअर पीजेंट्स ने क्यों पार्टिसिपेट किया, बिजनेस क्लास ने क्यों पार्टिसिपेट किया, इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास ने क्यों पार्टिसिपेट किया, और किस मोटिव और किस पर्सपेक्टिव को लेके किया, विमेन ने क्यों करा, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि क्या क्या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की लिमिटेशंस थी, दलित्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया। फिर हमने पूना पैक्ट के बारे में पढ़ा। फिर हमने खिलाफत मूवमेंट मुस्लिम्स के बारे में पढ़ा कि मुस्लिम्स ने क्यों नहीं पार्टिसिपेट करा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, ठीक है। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट खत्म हो जाता है यहाँ पर। अब हम जो पढ़ने चाहेंगे वो हम पढ़ेंगे रेवोल्यूशनरी मूवमेंट के बारे में, ओके। सो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट क्या था, हमने पढ़ा कि पूरा इंडिया में जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे वो सब कांग्रेस की तरह एक मॉडरेट पॉलिसी नहीं रखते थे। ऐसा नहीं था कि सब नहीं चाहते थे कि हम ब्रिटिशर्स के साथ वो करें, कोऑपरेट करें। तो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट ये एक मूवमेंट है, रेवोल्यूशनरी नाम से ही पता लगता है, वायलेंस, ओके। तो इसमें बहुत सारे नेशनलिस्ट ये सोचते थे कि हम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नॉन वायलेंस के थ्रू नहीं जीत सकते हैं, ठीक है। तो 1928 में ऐसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि रेवोल्यूशनरी मोटिव के साथ बनाई गई थी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी HSRA in 1928. It is still remember 1928 Simon Commission, ठीक है। And it was founded at a meeting in Firoz Shah Kotla ground in Delhi, ठीक है। ये पूछ सकते कि HSRA की क्या फुल फॉर्म है और वो कब फाउंड हुई, ठीक है। इसके जो HSRA के प्रोमिनेंट लीडर्स भगत सिंह रहे हैं, जतिन दास रहे हैं, अजय घोष रहे हैं, ठीक है। अप्रैल 1999 में एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ था कि भगत सिंह जी ने और बटुकेश्वर दत्त ने लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब थ्रो करा था, ठीक है।
और ये बॉम्ब इतना हानिकारक बॉम्ब नहीं था, ये सिर्फ एक एक अच्छे मोटिव के लिए किया गया था, ठीक है। और 1929 में एक अटेम्प्ट किया गया था कि ट्रेन को उड़ा देना, ब्लो अप करना, जिसमें लॉर्ड इरविन ट्रैवल कर रहे थे, ठीक है। भगत सिंह को ऑफ कोर्स, क्योंकि उन्होंने बॉम्ब थ्रो किया था लेजिस्लेटिव असेंबली में, और वो भगत सिंह 23 थे, और जब उनको ट्रायल पर रखा गया और उनको एक्सिक्यूट कर दिया गया, मार डाला गया, ठीक है। तो जब उनका ट्रायल हो रहा था, भगत सिंह ने कहा था कि ही डिड नॉट विश टू ग्लोरीफाई द कल्ट ऑफ द बॉम्ब, कि वो ये नहीं दिखाना चाहते थे कि बम कितना वो है, इंजूरियस है, बट ही वॉन्टेड अ रेवोल्यूशनर इन अ सोसाइटी। तो वो एक वो था, एक सिंबॉलिक चीज थी। और बॉम्ब वॉज नॉट अ लाइक ह्यूमन डिस्ट्रक्टिव बॉम्ब। वो बताना चाहते थे कि ये जो आप हम पार्टी जो असेंबली हो रही है, आप हमारे लिए डिसीजंस ले रहे हो, लेकिन क्या फ़ायदा इन डिसीजंस का जब इसमें हिंदू नहीं है, जब इसमें इंडिया की ही बात नहीं की जा रही, ठीक है। और उन्होंने स्लोगन भी दिया था, इनकलाब जिंदाबाद। तो ये भी छोटा छोटा रेवोल्यूशनरी मूवमेंट है, इतना डीप नहीं है, इतना हमने नहीं पढ़ा, लेकिन एक ओवरव्यू पता होना चाहिए रेवोल्यूशनरी मूवमेंट के बारे में। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में पढ़ते हैं, चलो। 1918 से 1919, ये कोई भी ऐसी एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है जो मैंने ऐड करी है, ये सब एनसीईआरटी से ली है। अगर आप 10th क्लास के बोर्ड्स की प्रिपरेशन करिए है तो मेक श्योर दैट यू मेक नोट्स, ओके। और हर नोट्स को आप अच्छी तरह लर्न करिए। लर्न करना है, रटना नहीं है, ठीक है, समझना है, ताकि दिमाग खुला रहना चाहिए अगर क्वेश्चन घुमा फिरा के भी आ जाए, ठीक है। तो और ये डेट्स भी एनसीईआरटी से ही ली गई है। 1918 टू 1919 जो है डिस्ट्रेस यूपी पीजेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय बाबा रामचंद्र, ठीक है। तो 1918-1999 में यूपी पीजेंट्स थे, बहुत परेशान डिस्ट्रेस थे, और उनको ऑर्गेनाइज किया गया बाय बाबा रामचंद्र, ठीक है। अप्रैल 1919 गांधीयन हड़ताल अगेंस्ट रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग मैसेक्रे। तो अप्रैल 1919 में हड़ताल होती है रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट। रॉलेट एक्ट आता है 1919 में, और जलियांवाला बाग मैसेकर होता है, ठीक है। जनवरी 1921 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट लॉन्च हो जाता है। फेब्रुवरी 1922 चौरी चौरा इंसिडेंट होता है और गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ करते हैं। मई 1924 अलूरी सीताराम राजू, ही वर अरेस्टेड एंडिंग अ 2-year आर्म्ड ट्राइबल स्ट्रगल। तो अलूरी सीताराम राजू ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, और इनको इतना स्ट्रगल करने के बाद 2 साल बाद उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। दिसंबर 1929 लाहौर कांग्रेस होता है। कांग्रेस अडॉप्टेड डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज ने लाहौर कांग्रेस, ठीक है। अम्बेडकर एस्टैब्लिश डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन। मार्च 1930 गांधी began civil disobedience movement by breaking salt law at Dandi. March 1931 Gandhiji ends civil disobedience movement. December 1931 second round table conference London. 1932 again we launched a civil disobedience movement. So yeah, we are done with the civil disobedience movement chapter of nationalism in India. So if there are any topics like non-cooperation movement or other topics that you want me to teach, please let me know in the comment section. And if you have any doubts uh, with respect to the content, any question, any additional educational information that you would want me to reply, so please let me know in the comment section. Thank you everyone. Thank you so much. Bye.